नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका की दादागिरी सिर्फ 13 दिन में हवा हो गई। अमेरिका जब तीसरी बार ईरान पर हमला करने पहुंचा तो इस बार ईरान ने अमेरिका की 13वीं मना दी। अमेरिका के मिसाइल और बम के भंडार खाली हो चुके हैं और अब दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने का प्लान बना लिया है। ईरान के खतरनाक वार से खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बेस पहले ही धुआं धुआं है। अब मामला खाड़ी के सैन्य ठिकानों से आगे निकलने वाला है। ईरान ने अमेरिका को वो अल्टीमेटम दे दिया है जिससे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने सीधे शब्दों में अमेरिका को ललकारा है और कहा है जितने ईरानी मारे गए उतनी ही अमेरिकन की लाश गिराई जाएगी। यह महज धमकी नहीं है, यह ईरान की नई और खौफनाक मिलिट्री पॉलिसी है। ईरान के इस ललकार से ट्रंप को अब इस जंग में पसीने आ रहे हैं। साफ है, ईरान की चेतावनी महज कागजी बयानबाजी नहीं है बल्कि सीधे महायुद्ध की आठ है। अगर अमेरिका ने चेतावनी हल्की को लिया तो आने वाले दिनों में खाड़ी देश की जमीन पर बारूद का वो बवंडर उठेगा जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस खातम अल अंबिया ने अमेरिका को खूनी धमकी दी है वो हवाई नहीं है। खातम अल अंबिया ईरान की सबसे ताकतवर और शीर्ष सैन्य कमान है। ईरान की सेना और आईआरजीसी दोनों के ऑपरेशंस को गाइड करती है। यह हेडक्वार्टर सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करता है। जंग के दौरान थल, नभ और जल में ऑपरेशंस का फैसला करता है। ईरान के हवाई क्षेत्र और सामरिक ठिकानों की सुरक्षा के प्रमुख जिम्मेदारी इनके पास है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ रणनीतिक तालमेल बनाने की जिम्मेदारी इनके पास रहती है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ सख्त सैन्य रुख रहा है इस संगठन का और किसी भी हमले का तुरंत और सटीक जवाब देने में यह संगठन माहिर है। इसी संगठन के कमांडर ने कहा है कि सीधे ईरान की आधिकारिक युद्ध नीति नहीं है लेकिन एक एक ईरानी की मौत का बदला लिया जाएगा। मिडल ईस्ट जंग में अब तक जो तबाही हुई है दोनों पक्ष की तरफ से आप देखें तो 18-19 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 450 के लगभग घायल हैं। हमले में 3468 ईरानियों की मौत हुई, आम ईरानियों की मौत। दावा यह है कि 6000 से अधिक ईरानी सैनिक मारे गए, 26,500 से ज्यादा घायल हैं और ईरानी कमांडर कह रहा है कि एक एक ईरानी का खून जाया नहीं जाने देंगे। तो सवाल ये, ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो ईरान इस जंग को खत्म नहीं करेगा, तभी एक एक ईरानी की मौत का बदला एक एक अमेरिकन से लिया जाएगा, या फिर ईरान के पास ऐसा कोई हथियार है जो अमेरिकी सरजमी तक पहुंच सकता है या अमेरिकी की बेस को मिट्टी में मिला सकता है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा इमरान खोखर जी आपसे है, ईरान जो बात कह रहा है कि एक एक ईरानी की मौत का बदला लेंगे, वो भी एक एक अमेरिकन की जान से, इसका मतलब क्या है? क्या ईरान डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है? क्या ईरान के पास ऐसा कोई हथियार है जो वहां तक पहुंच सकता है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये पोस्चरिंग है। मैं आपको रियलिटी से, रियल बेस पर बात करूं कि जिस तरीके से ईरान को पिछले लंबे टाइम से सैंक्शन करते हुए परेशान किया गया, एक तरीके से कह लें मेंटली टॉर्चर तक किया गया, समझिए परेशान किया गया, तो ईरानियों के अंदर अमेरिका को लेकर कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद आपने ये सब करते 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 हमला भी कर दिया। हमला करने के बाद आपने कहा बेटी है तो बेटी के बात भी हो गई। बात करने के बाद आपने बार बार सीज फायर आपने तोड़ा। आपके द्वारा जो जो आपकी प्रॉक्सीज है इजराइल, उसने जो भी सीज फायर के जितने भी रूल्स थे उसको तोड़ा। लेकिन जो आपका मुख्य मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने अपने आप को ताकतवर दिखाने की पोस्चरिंग है।
अब रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई में सर लड्डू नहीं बढ़ते हमारे यहाँ पर। कहावत है लोकल हमारे यहाँ पर कि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते। भाई लड़ाई में लड़ाई होती है। अब उस लड़ाई में अगर आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को मारेंगे, आप हमारे टॉप कमांडर्स को मारेंगे, आप बेवजह हमारे सिविलियन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हमले करेंगे, सिविल हम आप हमारी रेसिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर अगर आप हमले करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिटेलिएट ईरान करेगा। अब ईरान के पास कितना बड़ा हथियार है नहीं है, ये तो वक्त आने पर ईरान शो करेगा। लाजमी सी बात है, जब उसके उसके बैक साइड के अंदर, बैकअप के अंदर उसके पास रशिया है, उसके बैकअप में चाइना है, जब ये तरह दो बड़े सुपर पावर है, तो आपको या हमें, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इनको कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी या बड़ी मिसाइल्स नहीं देंगे इतने बड़े देश से लड़ने के लिए। क्योंकि ईरान एकमात्र रेजिस्टेंस पावर है गल्फ के अंदर एंटी अमेरिकी। अदरवाइज जितना गल्फ के अंदर लोग हैं वो सारे सारे अमेरिकी परस्त, अमेरिकी नवाज लोग हैं। और अब धीरे धीरे उनके दिलों में भी ये बात आ रही है कि अमेरिका को हमने अपनी जगह देकर गलती की थी। तो मुझे लगता है कि वो ईरान की पोस्चरिंग है अपने आप को ताकतवर दिखाने की, और ईरान जिस तरीके से अभी तक लड़ा है और उन्होंने जितनी बातें की है वो पूरी हुई है। तो हो सकता है कि लड़ाई है, लड़ाई के अंदर सब जान माल का नुकसान होता ही है। और इसीलिए वो साहिल लुधियानवी भी कहते हैं कि जंग, ऐसी जंग से भैया जिसमें इंसानियत का इतना बड़ा नुकसान, ऐसी जंग नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को भी फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी ये हमारी अपील होनी चाहिए कि अमेरिका को समझाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि गले में कौन घंटी बांधेगा अमेरिका के। दुनिया के अंदर जिन लोगों को अपने हथियार बेचने हैं, जिन लोगों को दूसरों की इकोनॉमी क्रैश करनी है, जिनको टैरिफ टेरर लगाना है, उन लोगों से आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो दुनिया में शांति लाने के लिए बात करेंगे? जो अशांति के नोबेल पुरस्कार पुरस्कार की भीख मांगता हो, उस इंसान से आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग के एक पोस्चरिंग होती है जो हर तरह के, हर बार हम वॉर में देखते हैं, तो ये ईरान की पोस्चरिंग है। और ईरान के हथियार किस तरह के हैं, किस तरह के नहीं, क्योंकि हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का भी दावा है कि ईरान के पास कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं जिनकी रेंज 10,000 या उससे ज़्यादा है आज की तारीख में भी। और इस बात को अमेरिका जानता है और इसलिए अमेरिका अभी तक वापस जाने के मूड में नहीं है, वरना वो होर्मुज में अभी तक डील करके निकल चुका होता। संजय कुलकर्णी सर, आपको क्या लगता है? जय हिंद विवेक, जय हिंद सर। और कारगिल कारगिल दिवस की शुभकामनाएं सबको। इसमें खोकर साहब जो कह रहे हैं उसमें काफी कुछ मुझे लगता है सच्चाई है। पॉस्चरिंग तब होती है जब काफी हद तक ईरान ने सोचा है कि अब बहुत हो गया, और जिस प्रकार से ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ईरान भी पलटवार में जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में जो नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान जिस तरीके से सोच विचार करके यूएई और सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं कर रहा है, यूएई ईरान ने जिस प्रकार से अपने, मैं कहूंगा कि इंटरसेप्शन को और महंगा कर दिया है यूएसए को, जिस प्रकार से थर्ड और पैट्रियट मिसाइल्स को कोड को उन्होंने डी कोड करने की कोशिश की है, जिस प्रकार से रूस और चीन उनकी मदद कर रहा है, और जिस प्रकार से उनकी मिसाइल जो है धीरे धीरे करके जो हमला कर रही है खाड़ी के देशों के ऊपर, और बड़ा सिस्टमैटिक और प्रिसीजन हमला हो रहा है, और कम इस्तेमाल हो रहे हैं मिसाइल ईरान की तरफ से। कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है, उसकी हौसला अफजाई हो रही है, उसका जो हौसला बुलंद है कि हम ईरान यूएसए को टक्कर देने के काबिल हैं। ऐसे हालात में 13वें दिन, जैसे आपने ठीक कहा, 13वीं, और ईरान ने के ऊपर हमले एक रात नहीं हुए, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बम और बम और बम के सिर्फ बरसाने से ईरान की झुकने वाला नहीं है, ये शहादत देने वाला देश है। तो इसको अब दूसरे तरीके से टैकल किया जाए, और उस दौरान अपने जो आर्मामेंट है उनकी और थोड़ी सी बढ़ाई की जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर आप 13 दिन लगातार किसी देश के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जहां पे हजारों लोग मारे गए हैं, कितने मालूम नहीं घायल हो गए हैं, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कितने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। और इतना देखते हुए भी यूएसए यकीन कर रहा है कि उसकी प्रिसीजन मिसाइल्स के द्वारा कोलैटरल डैमेज कम हो जाए, क्योंकि जिस
प्रकार से छोटी छोटी लड़कियां का देहांत हुआ है ईरान के अंदर, उसको लेकर के जो विश्व भर में यूएसए के बरखिलाफ जो आवाज उठी है कि बच्चियों की इतनी मौत यूएसए ने की है, तो कहीं यूएसए भी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएसए को अब थोड़ा सा अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और इस स्ट्रैटेजी अगर चेंज करनी है तो ये जो आवाज बुलंद हो रही है ईरान से कि हम हर एक अमेरिकन मतलब उतने ही अमेरिकन को मारेंगे जितने हमारे ईरानियन सैनिक मारे गए या सिविलियन मारे गए। अब देखिए दोनों मिलकर के 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है ईरान कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं, तकरीबन 26,500 लोग घायल हुए, पता नहीं और कितने ज्यादा होंगे। इतनी बम्बार्डमेंट के बाद तो बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का भी हौसला बुलंद है, यूएसए को भी अब लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने $900 बिलियन की जगह $1.5 ट्रिलियन और सिर्फ ईरान के बरखिलाफ 70 और बिलियन डॉलर मांगे हैं, जिसके ऊपर अभी तक तकरीबन $100 अरब यूएसए ने खर्च कर दिए हैं अभी तक की लड़ाई में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो जरूर यूएसए को, और जैसे बिल्कुल ठीक कहा ठोकर साहब ने कि जिस प्रकार से टैरिफ वॉर, मतलब वहां से भी पैसे कमाओ, वहां से पूरे विश्व को के ऊपर दबाव डालो, और तेल के भाव में अगर इतना उछाल आता है तकरीबन $100 का, तो उसका फायदा अमेरिकन रिफाइनरीज को भी होता है, क्योंकि अमेरिकन रिफाइनरीज जो है चाहे इंटरनेशनल प्राइसिंग में हो तो 5 मिलियन बैरल का तेल अमेरिका भी एक्सपोर्ट करता है। तो इट इज ऑल अ विन विन सिचुएशन फॉर अमेरिका। पता नहीं क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। $45-50 मिलियन तो फूंक चुके हैं इस लड़ाई की वजह से। इंटरसेप्टर्स वैसे ही खा लिए। आज ही खबर आई कि अमेरिका लड़ना नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन के लिए वेपन नहीं बचेंगे। खुदा ना खास्ता कल ताइवान में जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता साउथ कोरिया में जरूरत पड़ जाए, नॉर्थ कोरिया के साथ दिक्कत हो जाए, फिर क्या करेंगे? विवेक, यही एक परेशानी है अमेरिका को कि चीन अगर अभी तक बिल्कुल घात लगाए बैठा है, कुछ भी कहीं दखल अंदाजी नहीं दे रहा है। ऑफकोर्स इल्जाम लग रहे हैं कि मदद कर रहा है, ये कर रहा है, पर उसके बावजूद भी ट्रम्प कह रहे नहीं शी ने मुझे बताया है कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे, पुतिन ने उनको बताया है कि वो भी मदद नहीं करेगा, पर वो बात अलग है। तो ऑन ग्राउंड जरूर इतना करने के बाद, इतने घेराबंदी करने के बाद, स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के बाद, कहीं से ईरान नहीं जाना, ईरान के अंदर कोई चीज नहीं आने देना, इसके बावजूद भी अगर ईरान कोलैप्स नहीं हुआ है, ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, ईरान ने घुटने नहीं टेके है, शहादत की वो जोश और जज्बा जुनून लेकर के अभी भी खड़ा है, तो कहीं तो कुछ और अपनी सोवरेनिटी की रक्षा कर रहा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रवि साहब हमारे साथ जुड़ गए यूएसए से लाइव। रवि साहब बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे कि अमेरिका कह रहा है कि हमारे इंटरसेप्टर्स, हमारे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा जो है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इन डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स उस लेवल के नहीं बचे हैं, तो इस युद्ध को फिलहाल रोक दिया जाए और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए विवेक जी, जैसे अभी सर कह रहे थे कि ये बहुत ही जो ये युद्ध है उसको ट्रम्प और बाकी जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा कैपिटल गेन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये जितना ज़्यादा मार्केट को इनने खेला गया है, और आपने अभी आंकड़े दिए हैं, और आपको पता है कि ओवरऑल दुनिया जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है वो $2.2 ट्रिलियन से उसको ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो इसमें डेफिनेटली आई थिंक अभी भी आपने देखा कि 24 घंटे में थोड़ा ये काम डाउन की गई है सिचुएशन, पर अब ये कब शुरू हो जाए, कब नहीं शुरू हो, किसी को नहीं पता। पर आई थिंक आई वुड रियली लार्जली से कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो अभी सर ने बोला है कि ईरान ने बड़ा क्लियरली दिखा दिया है कि हम जो हैं, हम वेनेजुएला नहीं है, हम लोग लिबिया नहीं है, हम लोग इराक नहीं है। तो ये एक तरीके से ईरान के रेजिलियंस को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि पीछे जो ईरान के पीछे जो रशिया जो है, जो चाइना जो है, जो इंटेलिजेंस आ रही है, जो आर्म सप्लाई हो रहा है, तो ये क्लियरली एक जो प्रॉक्सी वॉर, जो लार्जर गेम जो खेला जा रहा है, उसमें भी क्लियरली जो विनिंग जो चल रही है वो इक्वली चल रही है। अब यूक्रेन को भी उठा लीजिए, दोबारा शुरू हुआ कि यूक्रेन को लेके शायद कोई पीस समझौता होगा। तो मल्टीपल फ्रंट्स पे जो है अमेरिका वो वर्ल्ड इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है,
और डिफरेंट तरीके से जो डांस जो चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, यूएसए, चाइना, रशिया, और उसमें अपने आपको पता ही है कि कैसे इसराइल घुसा हुआ है। तो आई थिंक फटीक हो चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।